नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विनय चौधरी। दिन भर आप सैकड़ों खबरें देखते हैं, इनसे रूबरू होते हैं, लेकिन इनमें से कुछ ऐसी खबरें होती हैं जो दिन भर की सुर्खियां बनती हैं और इन्हीं सुर्खियों वाली खबरों पर विस्तार से बातचीत करेंगे इस खास शो के जरिए जिसका नाम है खबर गरम है। तो जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया। केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखा गया, उस पर मुहर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगा दी गई। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने सोमवार को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाए जाने के 2019 के केंद्र सरकार के फैसले को सही ठहराया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि आर्टिकल 370 3 की शक्तियों के तहत राष्ट्रपति का फैसला सही था और इस पर सवाल खड़े करना ठीक नहीं। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय बेंच मामले की सुनवाई कर रही थी। पीठ में जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजय खन्ना, जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस सूर्यकांत शामिल हैं। कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा कि 30 सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव करवाए जाने चाहिए। साथ ही राज्य का दर्जा वापस देने का भी निर्देश दिया है। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि इस मुद्दे पर 5 सदस्यीय पीठ ने 3 फैसले दिए हैं। एक फैसला सीजेआई जस्टिस गवई और जस्टिस सूर्यकांत का था, जबकि जस्टिस किशन कौल और जस्टिस संजीव खन्ना ने अपने अलग अलग फैसले दिए थे। तीनों फैसले अलग अलग थे, लेकिन तीनों का निष्कर्ष एक ही था। कोर्ट ने कहा कि केंद्र राष्ट्रपति की भूमिका के तहत सरकार की शक्ति का इस्तेमाल कर सकता है। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की दलील खारिज करते हुए कहा कि संसद या राष्ट्रपति उद्घोषणा के तहत किसी राज्य की विधायी शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने आगे कहा कि सुप्रीम कोर्ट को जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति की घोषणा की वैधता पर फैसला देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि याचिकाकर्ताओं ने इसे चुनौती नहीं दी है। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की उन दलीलों को खारिज कर दिया कि राष्ट्रपति शासन के दौरान केंद्र द्वारा कोई अपरिवर्तनीय कार्रवाई नहीं की जा सकती है। इस पर कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य की ओर से केंद्र सरकार द्वारा लिए गए हर फैसले को चुनौती नहीं दी जा सकती है। सीजेआई ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बना, ये संविधान के अनुच्छेद 1 और 370 से स्पष्ट है। उसके बाद देश के अन्य राज्यों से अलग आंतरिक संप्रभुता नहीं है। उन्होंने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 370 अस्थायी था। राष्ट्रपति के पास इसे रद्द करने की शक्ति अब भी है। जम्मू कश्मीर में युद्ध की स्थिति के कारण आर्टिकल 370 अंतरिम व्यवस्था के तौर पर लागू की गई थी। वहां की संविधान सभा को स्थायी निकाय बनाने का इरादा कभी नहीं था। सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि जब जम्मू कश्मीर की संविधान सभा का अस्तित्व समाप्त हो गया तो जिस विशेष स्थिति के लिए अनुच्छेद 370 लागू किया गया था उसका भी अस्तित्व समाप्त हो गया। तो कोर्ट ने कहा है कि हमारा फैसला है कि राष्ट्रपति का राज्य से नहीं बल्कि केंद्र से सहमति मांगना वैध है। भारतीय संविधान के सभी प्रावधान जम्मू कश्मीर पर लागू हो सकते हैं। सीजेआई ने यह भी कहा कि हम संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के लिए संवैधानिक आदेश जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति के इस्तेमाल को वैध मानते हैं। हम तत्कालीन राज्य जम्मू कश्मीर से लद्दाख को अलग कर उसे केंद्र शासित प्रदेश बनाने के फैसले की वैधता को बरकरार रखते हैं। वहीं आर्टिकल 370 को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जहां बीजेपी ने स्वागत किया है, तो वहीं विपक्ष की तरफ से कई लोगों ने इस पर नाखुशी जाहिर की है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाए जाने के 2019 के केंद्र सरकार के फैसले को सही ठहराए जाने पर भारतीय जनता पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत तमाम दिग्गजों ने फैसले पर खुशी जताई। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा, अनुच्छेद 370 को निरस्त करने पर आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक है और 5 अगस्त 2019 को भारत की संसद द्वारा लिए गए फैसले को संवैधानिक रूप से बरकरार रखता है। ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख में हमारी बहनों और भाइयों के लिए आशा, प्रगति और एकता की एक शानदार घोषणा है। न्यायालय ने अपने गहन ज्ञान से एकता के मूल सार को मजबूत किया है, जिसे हम भारतीय होने के नाते बाकी सबसे ऊपर प्रिय मानते हैं और संजोते हैं।
मैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपके सपनों को पूरा करने के लिए हमारी प्रतिबद्धता अटूट है। हम ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि प्रगति का लाभ न केवल आप तक पहुंचे, बल्कि इसका लाभ हमारे समाज के सबसे कमजोर वर्गों तक भी पहुंचे, जो अनुच्छेद 370 के कारण पीड़ित थे। आज का फैसला सिर्फ कानूनी फैसला नहीं है, यह आशा की किरण है, उज्जवल भविष्य का वादा है और एक मजबूत, अधिक एकजुट भारत के निर्माण के हमारे सामूहिक संकल्प का प्रमाण है। इसके अलावा केंद्र समेत राज्यों के दिग्गज बीजेपी नेताओं ने भी इस फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया दी। वहीं जम्मू कश्मीर में विपक्ष के नेताओं ने इस फैसले पर नाखुशी जताई। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने ये कहा कि हिम्मत नहीं हारे, उम्मीद नहीं छोड़ें। जम्मू कश्मीर ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इस फैसले से निराश हूं, लेकिन हताश नहीं हूं, संघर्ष जारी रहेगा। वहीं AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इस फैसले पर नाखुशी जताई और कहा कि हम फैसले से संतुष्ट नहीं। मेरे प्यारे हमवतनों, हिम्मत मत हारो, उम्मीद मत छोड़ो। जम्मू कश्मीर ने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं। सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला ये एक पड़ाव है, मुश्किल ही सही पर पड़ाव है। ये मंजिल नहीं है हमारी, इसको मंजिल समझने की गलती मत करो। नहीं, आज जो फैसला आया हम उससे मुतमईन नहीं है और हमारा मानना यह है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल मेजॉरिटी जो लोग कह रहे हैं, अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की आज जीत हुई है और मेजॉरिटी मोरालिटी की कामयाबी हुई है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कश्मीर हमेशा से भारत का एक अटूट हिस्सा रहा है, बट अटूट हिस्सा जब हम कहते हैं तो उसका जो रिलेशनशिप है यूनियन से, उसको तो आप डिनाई नहीं कर सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी यानी DPAP के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद ने कहा कि हमें एक उम्मीद थी, क्योंकि कई चीजों में हमने कहा था कि जो कोर्ट कहेगा वो आखिरी फैसला होगा। 4 महीने इस पर बहस हुई पार्लियामेंट के अंदर और मुख्तलिफ वकला ने अलग अलग पार्टीज को और रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को रिप्रेजेंट किया और उसके बाद जो आज यूनानिमस फैसला आया, उससे मेरे ख्याल में जम्मू कश्मीर के सभी लोग, चाहे वो कश्मीर के हों या जम्मू सूबा के, वो खुश नहीं है। वहीं इसी कड़ी में वरिष्ठ कांग्रेस नेता और महाराजा हरि सिंह के बेटे कर्ण सिंह ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या है इस फैसले में? उन्होंने कहा कि 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने जो फैसला लिया था वो सही था, ये बरकरार रहेगा। CJI DY चंद्रचूड़ ने अपने फैसले में कहा कि जब जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा बना, तभी से जम्मू कश्मीर की संप्रभुता खत्म हो गई थी। ऐसे में राष्ट्रपति के पास जम्मू कश्मीर को लेकर फैसला लेने का पूरा अधिकार है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लेकर हरियाणा बीजेपी के दिग्गजों ने भी खुशी जताई है और इस फैसले का स्वागत किया है। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने पर सुप्रीम कोर्ट की भी मुहर लग चुकी है। कोर्ट ने भी स्वीकार किया है कि राष्ट्रपति का फैसला संवैधानिक तौर पर वैध था और साथ ही अनुच्छेद 370 अस्थायी था। संविधान के सभी प्रावधान जम्मू कश्मीर में लागू होंगे। इसे लेकर हरियाणा बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने खुशी का इजहार भी किया है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिए गए फैसले पर हम उसका स्वागत करते हैं। और इससे यह भी सिद्ध हो गया कि भारतीय जनता पार्टी देश के संविधान को गीता की तरह पूजती है। वो संविधान सम्मत कार्य करती है। इससे यह भी सिद्ध हुआ कि जनसंघ के समय से जो हम मांग कर रहे कि कश्मीर में धारा 370 हटाई जाए, जिसको लेकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान हुआ, और हम कहते रहे जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। यानी पार्टी की जो विचारधारा है, जो विचारधारा रही इस बारे में,
उस पर भी मोहर लगी है। वहीं हरियाणा के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी ने कहा कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शिता का परिणाम है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा धारा 370 के विषय में दिए गए फैसले का भारतीय जनता पार्टी स्वागत करती है। उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने धारा 370 35(a) को हटाने के लिए दिए गए निर्णय और उसकी प्रक्रिया को सही ठहराया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने जम्मू कश्मीर को देश की मुख्य विचारधारा में जोड़ने का ऐतिहासिक काम किया है। इसके लिए तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। इसके अलावा झज्जर में बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव ओमपी धनखड़ ने कहा है कि मैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करता हूं और कांग्रेस के साथ जो अन्य दल धारा 370 हटाने का विरोध कर रहे थे, उनके मुंह पर आज सुप्रीम कोर्ट ने करारा तमाचा जड़ने का काम किया। लगी हुई थी कि आर्टिकल 370 जो केंद्र ने हटाया था जम्मू कश्मीर से, उसको फिर से बहाल किया जाए, लेकिन आज उनके मुंह पर करारा तमाचा है। उन्होंने कई तरह के मुद्दे उठाए थे। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आर्टिकल 370 हटाना केंद्र सरकार द्वारा बिल्कुल जायज है। एक देश में दो प्रधान, दो निशान, दो विधान, ये नहीं चलना चाहिए। आपको बता दें कि धारा 370 पर सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को संवैधानिक बताते हुए कहा कि इससे जम्मू कश्मीर को बाकी भारत से जोड़ने की प्रक्रिया मजबूत हुई है। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह स्वीकार किया गया है कि राष्ट्रपति का फैसला संवैधानिक तौर पर वैध था। अनुच्छेद 370 अस्थायी था। संविधान के सभी प्रावधान जम्मू कश्मीर में लागू होंगे और जल्द ही जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाने के भी निर्देश दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। उधर मध्य प्रदेश में नए सीएम का ऐलान कर दिया गया है। इसके अलावा 2 डेप्यूटी सीएम भी यहां पर होंगे। नरेंद्र तोमर को स्पीकर बनाया गया है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के नाम का इंतजार खत्म हो गया। बीजेपी विधायक दल की बैठक में मोहन यादव के नाम पर मोहर लग गई। मध्य प्रदेश में 3 दिसंबर को चुनावी नतीजे आए थे। इसके 8 दिन बाद पार्टी आलाकमान ने उनका नाम फाइनल कर दिया। मोहन यादव उज्जैन दक्षिण से तीसरी बार विधायक चुने गए हैं। यादव जुलाई 2020 से 2023 तक शिक्षा मंत्री रहे और 2013 से लगातार विधायक हैं। देखिए, मोहन यादव जी के बारे में जो मुझे जानकारी है, बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं और वो संघ के काम में लगे रहे, विद्यार्थी परिषद में भूमिका निभाई, बीजेपी में भी लगातार तीसरी बार से वो जो विधायक बन रहे हैं, जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, उज्जैन से विधायक हैं और निश्चित रूप से जो यहाँ तक मध्य प्रदेश की यात्रा, विकास यात्रा चली है, इसको और आगे बढ़ाने की भूमिका उनकी रहेगी। ये काम हमारे स्थानीय हमारे जो नेता हैं उनकी सहमति ये मुख्य भूमिका होती है, उसमें हमारी भूमिका कोई नहीं। विधायक दल के नेता के नाते से हमने सबने मिलकर संकल्प किया। मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता को एक बड़ी जवाबदारी दी। मैं जवाबदारी की इस बड़े काम को बता सकता हूं कि केवल ये भाजपा ही है जो सामान्य से छोटे से कार्यकर्ता को भी इतनी बड़ी जवाबदारी देती है। यही हमारा अपना भाजपा का चरित्र है। भाजपा के इस नए दायित्व के में लिए हृदय से आभार भी मानता हूं और आप सबके विश्वास के साथ निश्चित रूप से जो विकास का कारवा बढ़ाया माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, निश्चित रूप से हम इसको आगे बढ़ाएंगे। एक बार फिर मैं हमारे लिए जो स्लोगन था एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में एमपी, इस स्लोगन के आधार पर निश्चित रूप से उनके विकास के सपने को लेकर आगे चलेंगे। मध्य प्रदेश के नए सीएम डॉक्टर मोहन यादव बनाए गए हैं। इसके साथ ही नरेंद्र सिंह तोमर को स्पीकर बनाया गया है। तो वहीं मध्य प्रदेश में 2 डेप्यूटी सीएम भी बनाए गए हैं। जगदीश देवड़ा और राजेश शुक्ला डेप्यूटी सीएम बनाए गए हैं। तो मध्य प्रदेश में जिस तरह से मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाने के साथ ही 2 डेप्यूटी सीएम बनाए गए हैं, बीजेपी ने इस फॉर्मूले के साथ ही कई समीकरण एक साथ साधने की कोशिश की है। बीजेपी ने जगदीश देवड़ा की अगर बात की जाए और राजेंद्र शुक्ला की बात करें तो उनको डेप्यूटी सीएम बनाया है। इस फैसले से बीजेपी ने दलितों और ब्राह्मणों को एक साथ साधने की कोशिश की है और ये कई समीकरण एक साथ यहां पर नजर भी आते हैं।
छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में तो सीएम का चेहरा साफ हो गया है, लेकिन राजस्थान में ये बीजेपी के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। राजस्थान में मुख्यमंत्री पद के लिए भारतीय जनता पार्टी के अंदर मचा सियासी घमासान जारी है। यहां बीजेपी के लिए मुश्किलें कम होती दिखाई नहीं दे रही। 3 दिन दिल्ली में पार्टी के आला अधिकारियों से मुलाकात के बाद पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के बगावती तेवर कम होने का नाम नहीं ले रहे। इन तेवरों में पार्टी आलाकमान की चिंताएं लगातार बढ़ा दी हैं। सूत्रों के मुताबिक अब इस मामले में खुद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को दखल देना पड़ा है। सूत्रों की माने तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रविवार रात वसुंधरा राजे को फोन किया। इस दौरान उन्होंने राजे को सलाह दी कि वो विधायकों के साथ अलग अलग बैठकें ना करें और सीएम के लिए नाम तय करने का फैसला पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर छोड़ दें। वहीं सूत्रों का दावा है कि बातचीत के दौरान वसुंधरा राजे ने जेपी नड्डा से अनुरोध किया कि उन्हें 1 साल के लिए सीएम बनाया जाए। 1 साल बाद वो खुद सीएम का पद छोड़ देंगे। इसके बाद नेतृत्व ने उनसे साफ कहा है कि अगर आप विधानसभा स्पीकर बन जाएं तो बेहतर होगा। सूत्रों का मानना है कि इस पर वसुंधरा राजे ने साफ इनकार कर दिया है और कहा कि वो स्पीकर नहीं बनना चाहती। आपको बता दें कि नतीजे आने के बाद से ही वसुंधरा राजे से विधायकों को मिलने का दौर चल रहा है। इसी से पार्टी आलाकमान नाराज है। सूत्रों के मुताबिक कुछ दिन पहले जब वसुंधरा राजे अपने बेटे दुष्यंत के साथ दिल्ली में जेपी नड्डा से मिली थी, उसी दौरान इस तरह की बैठकों को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आपत्ति जताई थी। इस तरह की भी जानकारी सामने आ रही है कि जो विधायक वसुंधरा से मिल रहे हैं उनसे कहा जा रहा है कि जब पर्यवेक्षक वहां मौजूद हों तो उनके सामने मुख्यमंत्री के तौर पर सबसे पसंदीदा नाम वसुंधरा का लिया जाए। वसुंधरा राजे को बीजेपी ने पिछले 2 साल से किनारे कर रखा है। विधानसभा चुनाव के दौरान भी पार्टी ने वसुंधरा को दूर ही रखा। इस बार पार्टी ने यहां सीएम फेज का ऐलान नहीं किया था। राज्य में भारी बहुमत हासिल करने के बाद सीएम की रेस शुरू हुई। इसमें वसुंधरा राजे का नाम भी शामिल है। बताया जा रहा है कि उन्होंने विधायकों को अपने घर बुलाकर पार्टी के सामने एक तरह से दबाव डालने का प्रयास किया है। इसे एक तरह से शक्ति प्रदर्शन भी कहा जा सकता है। इसके बाद वसुंधरा ने कहा कि वो पार्टी के खिलाफ नहीं जाएंगी और दिल्ली जाकर पार्टी आलाकमान से मुलाकात करेंगी। 3 दिन बाद जब वो जयपुर लौटी तो एक बार फिर उनके घर पर विधायकों का आना जाना शुरू हो गया। बताया जा रहा है कि वसुंधरा राजे पीछे हटने को तैयार नहीं। सोमवार को जब जेपी नड्डा ने उन्हें कॉल करके विधायकों से मुलाकात न करने की सलाह दी, तब भी उन्होंने 1 साल के लिए सीएम पद मांगा है। तो ये कहा जा रहा है कि कल बीजेपी विधायक दल की बैठक राजस्थान में होनी है और शायद ये साफ हो जाए कि सीएम का चेहरा कौन होगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार वसुंधरा राजे 1 साल के लिए सीएम पद क्यों मांग रही हैं। दरअसल सीएम पद के लिए वसुंधरा राजे से ज्यादा दिया कुमारी की अगर बात की जाए तो उन्होंने दावा ठोका है। इसके अलावा बाबा बालकनाथ ने। एक्सपर्ट मानते हैं कि अगर दिया कुमारी सीएम बनती हैं तो वसुंधरा राजे की राजनीति प्रदेश में लगभग खत्म हो जाएगी, क्योंकि वसुंधरा राजे भी राजघराने से आती हैं। ऐसे में वो चाहती हैं कि वो 1 साल के लिए कम से कम सीएम बन जाए, जिसके बाद ये दावेदारी की जो रेस है वो कम से कम खत्म हो जाए। और लोकसभा सदस्यता खत्म होने के बाद महुआ मोइत्रा अब सुप्रीम कोर्ट की शरण लेने के लिए पहुंच चुकी हैं। उन्होंने जो कमेटी की रिपोर्ट आई थी, जो सिफारिश की गई थी, उसे गलत बताया है। तृणमूल कांग्रेस के नेता महुआ मोइत्रा लोकसभा सदस्यता खत्म होने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। उन्होंने याचिका दायर कर अपने खिलाफ एथिक्स कमेटी की सिफारिश और उसके बाद लोकसभा में प्रस्ताव पारित करने को गलत बताया। कैश फॉर क्वेरी यानी पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में महुआ के खिलाफ कार्रवाई करते हुए लोकसभा की उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई थी। उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार किया है। दरअसल लोकसभा की एथिक्स कमेटी ने अपनी जांच में पाया कि महुआ मोइत्रा ने बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी को पार्लियामेंट्री लॉगिन आईडी पासवर्ड दिए। टीएमसी नेता के जरिए ऐसा करने की वजह से देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पहुंचा। एथिक्स कमेटी ने यह भी पाया कि महुआ को लॉगिन आईडी पासवर्ड देने के बदले में हीरानंदानी के जरिए कैश और गिफ्ट मिलते थे। इन बातों को ध्यान में रखते हुए एथिक्स कमेटी ने महुआ की संसद की सदस्यता रद्द कर दी। महुआ ने एथिक्स कमेटी के फैसले के बाद कहा कि कमेटी के पास उनकी सदस्यता रद्द करने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि इस बात के भी कोई सबूत नहीं है कि उन्होंने बिजनेसमैन हीरानंदानी से कैश लिया है। इस आरोप को सबसे पहले बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने लगाया था, जिस पर कार्रवाई करते हुए महुआ की सदस्यता गई। महुआ ने यह भी कहा कि उन्हें हीरानंदानी और उनके पूर्व पार्टनर जय अनंत देहाद्रई के साथ सवाल जवाब का मौका भी नहीं मिला।
तो इस पूरे मसले को आपको बताते हैं। टीएमसी के टिकट पर पश्चिम बंगाल की कृष्णानगर सीट से जीतकर महुआ मोइत्रा पहली बार संसद पहुंची थी। उन्हें 8 दिसंबर को संसद से निष्कासित कर दिया गया। एथिक्स कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में माना कि महुआ का आचरण अनैतिक और अशोभनीय रहा है। इसकी वजह से उन्हें निष्कासन का रास्ता साफ हो गया है और इस दौरान विपक्ष ने काफी हंगामा भी किया था। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने लोकसभा में निष्कासन का प्रस्ताव पेश किया, जिसे मंजूरी मिली और महुआ की सदस्यता चली गई। और आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ा झटका लगा है। उनकी न्यायिक हिरासत को एक बार फिर से बढ़ा दिया गया है। दिल्ली शराब नीति मामले में संजय सिंह को राहत मिलती नजर नहीं आ रही। सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के सांसद की न्यायिक हिरासत को फिर से बढ़ा दिया है। कोर्ट ने 21 दिसंबर तक के लिए संजय सिंह की न्यायिक हिरासत बढ़ाई है। दरअसल आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने दिल्ली शराब नीति मामले में अपनी गिरफ्तारी को गलत बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए आम आदमी पार्टी के नेता को कोई अंतरिम राहत नहीं दी है। सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के नेता से निचली अदालत में जमानत का प्रयास करने के लिए कहा है। हालांकि जमानत याचिका में उठाए गए कानूनी सवालों पर सुप्रीम कोर्ट ने 5 फरवरी को सुनवाई की बात कही। तो संजय सिंह को प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनके आवास पर छापेमारी के बाद गिरफ्तार किया था। शुरुआत में उन्हें जांच एजेंसी की हिरासत में 5 दिन के लिए रखा गया, जिसके बाद उनकी हिरासत 3 दिनों के लिए बढ़ा दी गई। बाद में उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। दिल्ली की अदालत ने पहले कहा था कि संजय सिंह की गिरफ्तारी को गलत नहीं ठहराया जा सकता था। जांच एजेंसी ने उन पर 2 करोड़ रुपए के लेन देन में सीधे तौर पर शामिल होने के आरोप लगाए थे, जो दिल्ली शराब नीति मामले में अपराध की आय थी। जांच एजेंसी के मुताबिक संजय सिंह को आरोपी से सरकारी गवाह बने दिनेश अरोड़ा से पैसे मिले थे। और एक बार फिर से दिल्ली में हलचलें देखने को मिल रही हैं। इसकी वजह है कि बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक ने केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से मुलाकात की है। इस मुलाकात के पीछे की वजह क्या रही, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। भारतीय कुश्ती महासंघ के चुनाव को लेकर केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के घर पहलवान बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक मिलने के लिए पहुंचे। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से मुलाकात पर पहलवान साक्षी मलिक ने कहा कि WFI के चुनाव की तारीखों की घोषणा हो चुकी है, इसीलिए हमने उनसे इस संबंध में मुलाकात की। सरकार की बात सुनने के बाद हमने अपना विरोध प्रदर्शन बंद कर दिया था, लेकिन अब समय आ गया है कि सरकार अपना वादा पूरा करे। फेडरेशन का जो इलेक्शंस है उसकी डेट आ गई है, 21 तारीख को इलेक्शंस होंगे, तो उसी के रिगार्डिंग हम मिले थे। और जैसा कि आपको पता है कि हमने जो भी प्रॉमिसेस हुई थी, हम तो चुप बैठे हैं जब से सरकार की बात मान करके। अभी सरकार का टाइम है कि वो अपना वादा पूरा करे और ब्रिजभूषण से जुड़ा हुआ आदमी कोई भी फेडरेशन में नहीं आएगा। वहीं केंद्रीय खेल मंत्री से मुलाकात पर पहलवान बजरंग पूनिया ने कहा कि सरकार ने हमसे वादा किया था और हमें पूरी उम्मीद है कि सरकार अपना वादा पूरा करेगी। देखिए भाई, जो सरकार ने हमारे से वादा किया है, हमें पूरी उम्मीद है कि सरकार अपना वादा पूरा करेगी। सरकार ने जो हमारे से बोला था हमने वो काम किया है। अभी सरकार से हमें पूरी उम्मीद है कि भाई वो पूरा नहीं होता तो क्या फिर दोबारा धरना देंगे? वो आगे की बात है, वो पहले नहीं बता सकते कि भाई क्या होना है क्या नहीं होना, क्योंकि हमें पूरी उम्मीद है कि सरकार अपना वादा पूरा करेगी। खेल मंत्रालय ने हाल ही में बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह की अध्यक्षता वाले महासंघ को निलंबित कर दिया था। सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन करने में मुख्य चेहरा बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक ही रहे। तो दोनों ही पहलवानों ने एक बार फिर आग्रह किया कि भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह से जुड़े किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रीय महासंघ के आगामी चुनाव लड़ने से रोका जाए। WFI के बहुप्रतीक्षित चुनाव 21 दिसंबर को महासंघ की आमसभा की बैठक में होने जा रहे हैं और इसी दिन नतीजों की भी घोषणा कर दी जाएगी। अब देखना होगा कि ब्रजभूषण शरण सिंह से जुड़े हुए किसी भी व्यक्ति को चुनाव लड़ने की इजाजत दी जाती है या नहीं।
तो ये खबरें वो खबरें थीं जो दिन भर सुर्खियों में बनी रही हैं और बनी रहेंगी भी। इन पर लगातार अपडेट भी आते रहेंगे। फिलहाल इस खास शो खबर गरम में इतना ही। आप बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।